नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाके ज़रूर देखें। ये स्टोरी का 27वां भाग है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने स्टोरी में देखा कि कायरा कांच पे चल जाती है, जिसके कारण उसके पैरों में चोट आ जाती है। फिर विराट डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाता है। अब आगे डॉक्टर कायरा को समझा रहे थे कि अपने पैरों का बहुत ध्यान रखना है, अभी ज़्यादा चलना फिरना नहीं है। पर कायरा डॉक्टर की बात पर ना ध्यान देते हुए बस विराट को ही देख रही थी। विराट कभी उसकी तरफ देख रहा था तो कभी नजरें फेर रहा था। मन ही मन उसे कायरा पे बहुत गुस्सा आ रहा था। कितना भी कह लो इस लड़की को, पर ढीठ है, बिल्कुल सुनती भी नहीं, जरा सा भी नहीं। पैरों में चोट लगी है पर मजाल है कि टिक कर बैठ जाए, ना तो खुद चैन से रहती है और ना मुझे रहने देती है। विराट अपने गुस्से पे काबू पाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर जब उससे रहा नहीं जाता तो वो मन ही मन बड़बड़ करना चालू कर देता है, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो कायरा से दूर ही रहेगा। कायरा को लेकर अपनी फीलिंग समझने लगा था वो, और इसी फीलिंग से भाग रहा था विराट। कायरा उसके चेहरे पे आने वाले भाव को देख रही थी। वो तुरंत समझ जाती है कि विराट क्या करने की कोशिश कर रहा है। मन में, भाग लो बच्चू, जितना भागना है भाग लो, मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। तुम अगर एक कदम मुझसे दूर भागोगे तो मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगी। ओके मिसेस सूर्यवंशी, टेक केयर, जितना हो सके जमीन पे पैर कम रखना। इतना कह के डॉक्टर चला जाता है, और डॉक्टर के जाते ही विराट भी कायरा को नजरअंदाज करता हुआ वॉशरूम में चला जाता है। कायरा सेडियल बड़बड़ करती है। दूसरी तरफ वर्षा भी उठ गई थी। उसकी सिया के साथ बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि जब तक वो सुबह सिया से और सिया उससे बात न कर ले तो दोनों को चैन ही नहीं मिलता। इसी वजह से राघव वर्षा से जुड़ने लगा था। सिया के बहाने अक्सर ही दोनों मिलते थे और फोन पे तो न जाने कितनी बातें करने लगे थे। विराट के अलावा पहली बार वर्षा ने किसी और लड़के से इतनी बात की थी। सहज हो गई थी वो राघव के साथ, पर एक दायरे में। बाकी दूसरी कोई फीलिंग नहीं थी उसके दिल में। हाँ, बस सिया की वजह से खुश रहने लगी थी वो। ओफो, ये गरिमा की बच्ची कोई काम पूरा नहीं करती, पूरा फ्रिज खाली है। कह रही थी कि मैं सब्जी ले आऊंगी, पर कुछ याद ही नहीं रहता इस लड़की को। अब जल्दी ऑफिस चली गई। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही चली जाती हूँ सब्जी लेने। खुद से बात करते हुए ये सब बोल रही थी, और फिर वो मार्केट चली जाती है। उधर विराट नहाकर बाहर आता है। उसने बाथ टॉप पहना हुआ था। उसके गिले बाल से टपता पानी उसके चेहरे पे गिरकर उसे और भी आकर्षक बना रहा था। कायरा की तो नजरें नहीं हट रही थी उस पर से, और विराट था जो उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। मुझे भी वॉशरूम जाना है, कायरा उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, ताकि विराट उसके पास आए, उसे अपने गोद में उठाए और वॉशरूम तक छोड़ कर आए। ये सोचकर ही कायरा के दिल में हलचल सी शुरू हो जाती है। विराट भी कहीं ना कहीं उसकी बातें समझ रहा था। बिना कुछ बोले, चेहरे पे बिना किसी भाव के, वो कायरा के पास जाता है, उसे अपने गोद में उठाता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। कायरा झट से अपनी बाहें उसके गले में लपेट देती है और बेहद प्यार से उसे निहारने लगती है। पर विराट ठहरा पत्थर। मजाल है उसने जरा भी उसकी तरफ देखा हो, वो तो बस अपना फर्ज पूरा कर रहा था। ये देख के कायरा चिढ़ जाती है। जब उससे रहा नहीं जाता तो बोल ही पड़ती है, कितने अनरोमांटिक हो तुम। हूँ सेडियल। विराट ना तो उसकी तरफ ध्यान देता है और न ही कुछ बोलता है। क्यों नहीं नजर आता तुम्हें मेरा प्यार, कायरा तड़पते हुए बोलती है। उसकी तरफ विराट को अपने अंदर तक महसूस होती है, पर हर बार की तरह वो काबू पा लेता है और बहुत रूडली, मैंने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करो। तुम्हें आग में कूदने का शौक है तो तुम कूदो। हाँ कूदूंगी, कूद जाऊंगी, तुमसे पूछकर थोड़ी ना कूदूंगी। बड़े आए, जब देखो भाव खाते रहते हो। इतना भी क्या सैडियल हो ना, मुझसे दूर रहने की कोशिश करते हो पर दूर नहीं रह पाते। अरे प्यार करते हो तो बोल दो ना, क्यों तड़पा रहे हो। विराट घूरकर उसकी तरफ देखते हुए, गलतफहमी पालने का बहुत शौक है तुम्हें, ये कहते हुए नीचे उतार देता है और फिर वापस जाने लगता है। कायरा एकदम से उसका हाथ पकड़ते हुए, अब क्या हुआ, विराट झल्लाते हुए बोलता है। कायरा वॉशरूम के दरवाजे से टेक लगते हुए, वो मैं ये कह रही थी कि तुम शुरू से सैडियल हो या तुमने कोई स्पेशल कोर्स किया है। ये सुनते ही विराट पूरी तरह से चिढ़ जाता है। वो 2 कदम कायरा की तरफ बढ़ाते हुए, कायरा जल्दी से वॉशरूम के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। विराट अपना गुस्सा पीकर रह जाता है। उसके बाद वो ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। दूसरी तरफ वर्षा सब्जी मार्केट पहुंच गई थी और सब्जियां खरीद रही थी। इस बात से अनजान की 2 आंखें उसे घूर रही है। वो कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जो उसे गलत दवाइयां दे रहा था। वो डॉक्टर हैरानी से, मन में, ये वर्षा तो भली चंगी दिख रही है। मेरी दवाई खाने के बाद तो इसे बिस्तर पर होना चाहिए था। उसे खाने के बाद तो उसे उठ ही नहीं सकती थी, पर ये तो आराम से चल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं इसने दवाई खाना छोड़ तो नहीं दिया।
पता करना पड़ेगा। मन ही मन ये सोचते हुए वो वर्षा के नज़दीक जाता है और जानबूझकर उससे टकरा जाता है ताकि वर्षा को ये लगे कि वो बाई चांस मिले हैं। ओह सॉरी सॉरी, अरे वर्षा, डॉक्टर हैरानी होते हुए बोलता है। वर्षा, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, कैसे हैं आप? भाई ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए कि तुम कैसी हो, दवाई तो टाइम पे ले रही हो ना? वर्षा, बिल्कुल डॉक्टर, आपकी दी हुई दवाई ने तो बिल्कुल ठीक कर दिया मुझे, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मुझे कोई बीमारी है। वर्षा की बात सुनकर तो डॉक्टर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसे अपनी मौत नज़र आने लगती है क्योंकि वो जानता था कि अगर वर्षा नहीं मरी तो उसका मरना तय है। उसके माथे पे पसीने की बूंदें उभर आती है जिसे वो अपने रुमाल से साफ करता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो चमत्कार हो गया। बड़ी मुश्किल से वो अपने चेहरे के भाव को मिला जुलाकर बोल रहा था। वर्षा, हाँ सच में ये तो चमत्कार ही है क्योंकि आपने तो कहा था कि मैं धीरे धीरे मौत के करीब चली जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे जिंदगी के करीब जा रही हूँ और ये सब आपकी वजह से हुआ है डॉक्टर। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। डॉक्टर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो रही हो। अच्छा, तुम कल शाम मेरे क्लिनिक आना, तुम्हारा फिर से चेकअप करना होगा और अपनी दवाई भी साथ में लाना। हो सके कुछ चेंज करना पड़े। उस राक्षस को भगवान माना कर वर्षा ने उसे सब कुछ बता देती है और कल शाम को क्लिनिक आने के लिए भी बोल देती है। दूसरी तरफ कायरा अभी भी वॉशरूम में थी और विराट जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था ताकि वो उसके आने से पहले वहां से चला जाए। वो फटाक से रेडी होता है। जैसे ही वो अपना ऑफिस बैग उठाकर बाहर जाने वाला होता है तभी उसके दिल से आवाज़ आती है, उसके पैरों में चोट लगी है, कैसे मैनेज करेगी वो ये सब। एक पल के लिए तो विराट के कदम रुक जाते हैं पर अगले ही पल वो कायरा के शब्द उसके कान में घूमते हैं, प्यार करते हो तो बोल दो ना। विराट की धड़कनें बढ़ जाती है। विराट खुद को मजबूत करते हुए, नहीं, अगर मैं यूं ही इस लड़की की हेल्प करता रहा तो इसकी गलतफहमी यूं ही बढ़ती जाएगी कि मैं इससे प्यार। वो बोलते बोलते चुप हो जाता है जैसे खुद को झुठला रहा हो। विराट वापस अपना बैग उठाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। गुंजन बाहर हॉल में ही बैठी थी। विराट बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल जाता है पर फिर दिल नहीं मानता, वापस आता है और गुंजन वो बोलते बोलते झिझक रहा था। विराट, क्या हुआ भाई, आपको कुछ चाहिए? वो कायरा के पास जा, उसे तेरी हेल्प चाहिए, उसका ख्याल रखना। इतना कह के वो तेजी से वहाँ से चला जाता है। गुंजन को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये भाई को क्या हुआ है पर फिर वो कायरा के पास जाती है। ठीक उसी वक्त कायरा भी वॉशरूम से बाहर निकलती है। उसे तो ये था कि विराट अभी भी वहीं होगा। वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है तो उसे विराट नजर नहीं आता। उसी वक्त गुंजन अंदर आती है। क्या हुआ भाभी? भाई कह रहे थे कि आपको मेरी हेल्प चाहिए। कायरा, विराट कहाँ है? भाई तो ऑफिस चले गए पर मुझे कह गए हैं कि आपका ख्याल रखना है। ये सुनते ही कायरा समझ जाती है कि वो जानबूझकर चला गया है। मन में, कब तक खुद को बहलाओगे विराट, कब तक अपने एहसासों से भागोगे? गुंजन को तुम्हारा कहकर जाना कि मेरा ख्याल रखना, ये साबित करता है कि प्यार तो तुम भी मुझसे करने लगे हो, बस मान नहीं रहे। पर कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम चीख चीख कर अपने प्यार का इजहार करोगे। वो मन ही मन सोचती है। कहने को तो विराट ऑफिस चला गया था पर उसका दिल और दिमाग दोनों कायरा में अटके थे। पता नहीं ये लड़की अपना ध्यान कब रखेगी। लापरवाह भी तो बहुत है। वो अपने कैबिन में बैठा हुआ बोलता है, अगर इसकी इतनी ही फिक्र हो रही है तो उसे छोड़कर क्यों आए? उसके दिल से आवाज़ आती है। इस आवाज़ को तो बार बार विराट दबा देता है और इस बार भी वही करता है। अपने सारे ख्याल झटक कर वो कोई फाइल रीड करने लगता है। दोपहर हो जाती है। विराट का फ़ोन बजता है। वो नंबर देखता है तो कायरा का नंबर था। अब ये मुझे फ़ोन क्यों कर रही है? ठीक तो है ना? बस यही बेचैनी उसे घेर लेती है। वो झट से फ़ोन उठा लेता है। हेलो, विराट बोलता है। बिना बताए क्यों चले गए तुम सुबह? पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें। उफ, अपनी मासूमियत बिखेरते हुए कितने अपनेपन से कहा था कायरा ने। एक पल के लिए तो विराट खो गया था उसकी आवाज़ में, उसके अपनेपन में। अच्छा, तुमने लंच किया? कायरा के इस सवाल से वो होश में आता है और बहुत रूडली, तुमसे मतलब, और किस हक से तुमने मुझे फ़ोन किया? अपनी हद में रहो, समझी तुम? इसी के साथ वो फ़ोन कट कर देता है। परेशान कर दिया इस लड़की ने तो। कायरा का चेहरा लटक जाता है। दिन बीत जाती है और रात होती है। रात के 8 बजे कायरा फिर विराट को फ़ोन करती है। विराट खींचते हुए, आखिर परेशानी क्या है इसको, ये तो पीछे ही पड़ गई है। वो उसका फ़ोन कट कर देता है। कुछ देर बाद कायरा गुंजन के फ़ोन से उसे फ़ोन करती है। जैसे ही विराट फ़ोन उठाता है वैसे ही कायरा, मेरा फ़ोन क्यों कट कर दिया? देखो, ज़्यादा भाव मत खाओ वरना मैं भाव खाने पे आ गई तो तुम्हारी नानी दादी सब याद दिलवा दूंगी। और रात को जल्दी घर आ जाना,
मैं खाने के लिए तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कह के वो फोन कट कर देती है। कायरा ने उसे तो जितनी जल्दी आने के लिए कहा था, विराट जानबूझकर उतनी ही देर से घर आता है, लगभग रात के 1 बजे। ये सोचकर कि अब तक तो कायरा खा पी कर सो गई होगी, पर जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है तो कायरा उसे सामने सोफे पे नजर आती है। अब कैसे बचोगे मेरे सैडियल, कायरा मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है और फिर उठकर विराट की तरफ बढ़ जाती है। कायरा को अपनी तरफ आता देखकर विराट की धड़कनें बढ़ जाती है। ये मेरी तरफ क्यों आ रही है, वो मन ही मन सोचता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कायरा उसके बेहद नजदीक आ जाती है और एकदम से उसके सीने से लगकर अपनी बाहों उसके पीठ पे कसती हुई, ओ आई मिस यू सो मच, कितनी देर लगा दी तुमने आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अपनी प्यारी वाइफ को कोई इतना इंतज़ार करवाता है क्या। कायरा बेहद अपनेपन से अपनी मासूमियत बिखेरते हुए बोलती है। कितना प्यारा एहसास था ये, कितना प्यारा लम्हा था जिसमें विराट खोता जा रहा था और ना चाहते हुए उसके हाथ कायरा के कमर के इर्द गिर्द कस जाते हैं। दोनों के जिस्म में एक सनसनाहट दौड़ जाती है। कायरा विराट को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लेती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे उछलकर बाहर आ जाएगा। विराट के हाथ अभी भी उसके कमर पे लिपटे हुए थे। जितना वो सुबह से बेचैन था, उतनी ही बेचैनी कायरा से सीने से लगते ही दूर हो गई। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें, पूरे दिन में कम से कम एक बार तो फोन कर सकते थे ना। बस गुंचन को कह के चले गए कि मेरा ख्याल रखना, इतनी फिक्र थी तो गए ही क्यों थे। कायरा तो बस बाबरी की तरह जो मन में आ रहा था बोले जा रही थी। विराट को भी पता नहीं क्या हो गया था, वरना तो कायरा को खुद से दूर कर रहा था, अना खुद उससे दूर हो रहा था। उसका दिल कह रहा था कि कायरा बस यूं ही बोलती रहे और वो बस यूं ही सुनता रहे। दिल के हाथों मजबूर होकर वो कुछ कहने के लिए अपने होठ हिलाता है, पर तभी उसकी नज़र सामने शोपीस पे पड़ती है जिसके अंदर कांच लगे हुए थे। वो खुद को देखता है, खुद को कायरा के इतने करीब और उसके कमर पे अपने हाथ को कसते हुए देखकर हैरान रह जाता है। मैं इसके इतने करीब कैसे आ गया, कब आ गया, क्यों बेकाबू हो जाता हूँ मैं इस लड़की के आसपास होने से, जिससे प्यार से मुझे नफरत है, वही प्यार क्यों महसूस करने लगा हूँ मैं इसके लिए। मन ही मन वो खुद से सवाल करते हुए वो पूरा गुस्से से भर जाता है और अगले ही पल वो कायरा को खुद से दूर करता है और बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो जानता था कि कहीं ना कहीं गलती उसकी है। उसने कायरा को करीब आने दिया तभी तो वो आई, इसीलिए वो उस पर गुस्सा करना नहीं चाहता था। वो तेजी से कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कायरा को उससे यही उम्मीद थी। वो भी तेजी से उसके पीछे जाते हुए, खाना लगा दूं, विराट स्टडी रूम की तरफ बढ़ते हुए, नहीं मैं खाकर आया हूँ, ये कहते हुए स्टडी रूम के अंदर जाने लगता है। पीछे से कायरा, पर मैंने नहीं खाया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि साथ में खाएंगे। ये सुनते ही विराट का पारा गर्म हो जाता है। वो पीछे पलटता है और कायरा को अपने करीब करते हुए बाजू से पकड़कर, मैंने कब कहा कि तुम मेरा इंतज़ार करो, मैंने कब कहा कि तुम मेरे साथ में खाना खाओगी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता तुमसे, क्यों ज़बरदस्ती मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही हो। मैं नहीं पसंद करता तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं। कितनी बार एक ही बात कहूँ कि मुझसे दूर रहो, मेरी ज़िंदगी से दूर रहो, पर तुम ठहरी ढीठ। कितना भी कह लो, कितना भी मना कर लो, पर तुम पर सुनती ही नहीं। तंग आ गया हूँ मैं तुमसे। अभी बोल ही रहा था कि कायरा एकदम से अपने होठ उसके होठ पे रख देती है। दूसरी तरफ अमेरिका में विवेक आज भी अवनी के घर चला गया था। वहां जाकर उसे पता चलता है कि अवनी की तबीयत खराब है और एंजल भूख से रो रही है। पूरा घर बिखरा था। विवेक अवनी को डांटते हुए, तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझे बिल्कुल अपना नहीं मानती। अवनी एकदम से, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो बस क्या, अगर तुमने मुझे अपना माना होता तो रात को ही फ़ोन करके मुझे बुला लेती, पर नहीं, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं तुम्हारी नज़रों में। शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई है, वो मायूसी से बोलता है। अवनी एकदम से उसका हाथ पकड़ते हुए, आज ये बात कह दी है, दोबारा मत कहना, तुम मेरे लिए क्या हो तुम नहीं जानते। बोलते वक्त अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विवेक उसकी आवाज़ में प्यार महसूस कर पा रहा था। वो आगे बढ़कर उसका माथा चूमते हुए, बस बस, ज़्यादा बनो मत, बीमार हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, पहले ठीक हो जाओ तुम, फिर अच्छे से खबर लूँगा। बहुत बनने लगी हो तुम आजकल, वो बच्ची की तरह बोलता है। उसकी बातों पे अवनी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। विवेक प्यार से उसके सर पर थपकी देते हुए, चलो आप थोड़ी देर सो जाओ। कुछ ही देर में अवनी को नींद आ जाती है। वो सोते हुई कितनी मासूम, कितनी खूबसूरत लग रही थी। 2 पल के लिए तो विवेक बस ऐसे ही देखता रह गया था। उसे यकीन ही नहीं होता कि ये वही विवेक है जो हमेशा अवनी को हासिल करने को सोचता था, जिसके मन में अवनी को लेकर हमेशा गलत विचार चलते रहते थे। और आज वही अवनी उसके सामने गहरी नींद में सो रही थी, पर विवेक बस उसे निहार रहा था। अवनी का हाथ पकड़ता है और बेहद प्यार से उसे चूम लेता है। अगले ही पल एंजल के रोने की आवाज़ उसके कान में पड़ती है, जैसे कह रही हो कि मैं भी यहाँ हूँ,
विवेक जल्दी से एंजल को अपने गोद में लेता है और उसे चुप करवाते हुए रूम से बाहर ले जाता है ताकि अवनी की नींद खराब ना हो। उसके बाद वो एंजल के साथ खेलने लगता है, उसके लिए दूध गर्म करता है। वो उसका इस तरह से ख्याल रख रहा था जैसे कोई पिता अपनी बेटी का रख रहा हो, और एंजल भी उसके साथ सहज हो गई थी। इंडिया में विराट कायरा को डांट रहा था। उसे चुप करवाने के लिए कायरा एकदम से उसके होठ पे अपना होठ रख देती है। विराट की तो सोच से परे था कायरा का ये रूप। उसके पूरे शरीर में एक करंट दौड़ जाता है, आंख हैरानी से फैल जाती है, हाथ हवा में ही रह जाते हैं। कायरा उसे डीप किस करती है। उसे कोई होश नहीं था और ना उसे इस बात से फर्क पड़ता था कि विराट क्या कहेगा, विराट क्या सोचेगा। उसने तो सोच लिया था कि वो प्यार करती है उससे और अपने पति को किस कर रही है, किसी और को नहीं। 2 मिनट बाद कायरा उसे होठ को आजाद करती है। दोनों की नजरें मिलती है। जहां विराट गुस्से की नजरों से देख रहा था, शिकायत की नजरों से उसे देख रहा था, वहीं कायरा की नजरों में शरारत थी। विराट के लिए बेशुमार प्यार था। अब क्या, ऐसे क्या देख रहे हो? अब भूखी थोड़ी ना सोऊंगी, कुछ तो चाहिए। वो अपने होठों पर जीभ फेरते हुए बोलती है और आराम से बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। बेचारा विराट के पास झेपने के अलावा कुछ नहीं बचता। बदतमीज, बेशरम, ये कहता वो स्टडी रूम में चला जाता है और जोर से दरवाजा बंद कर लेता है। कायरा के होठों का एहसास उसे अपने होठों पर अभी तक महसूस हो रहा था। उसके जिस्म की भीनी भीनी खुशबू उसके रोम रोम तक समा गई थी, जो कि अब विराट को बेचैन कर रही थी। विराट की आंखों के सामने वही पल घूम रहा था। कायरा ने उसे किस किया था। धड़कनें अभी तक शांत नहीं हुई थी उसकी। वो अपना शॉर्ट उतार कर एक तरफ फेंकते हुए, मैं घर आया ही क्यों, इस लड़की ने तो सारी हदें पार कर दी। हाँ, बेहद प्यार है तुमसे। एकदम से उसे कायरा की आवाज़ सुनाई देती है। वो झट से पीछे मुड़कर देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। ओ गॉड, अब तो मुझे इसकी आवाज़ भी सुनाई देने लगी है। पागल कर दिया है इसने मुझे। वो बड़बड़ करता हुआ वहाँ लेट जाता है और रात बीत जाती है और सुबह होती है। कायरा के जागने से पहले ही विराट घर से चला गया था। तकरीबन 8 बजे के करीब कायरा की नींद खुलती है। स्टडी रूम का दरवाजा खुला देख के वो अंदर चली जाती है पर विराट तो वहाँ था ही नहीं। ये कहाँ चले गए सुबह सुबह, मन ही मन कायरा सोचती है। वो बाहर जाती है तब नौकर से पता चलता है कि विराट तो बहुत जल्दी घर से चला गया है। दिन बीत जाता है और शाम होती है। कायरा लगभग 10 बार उसे फ़ोन करती है पर विराट हर बार उसका फ़ोन नज़रअंदाज कर देता है। दूसरी तरफ वर्षा अपनी दवाई लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच जाती है। डॉक्टर ने जानबूझकर वर्षा को उस वक्त बुलाया था जब वहां पर कोई नहीं था, राघव भी नहीं। गुड इवनिंग डॉक्टर, ये कहते हुए वर्षा उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। गुड इवनिंग वर्षा, कैसा फील कर रही हो? अब पहले से बहुत बेटर लग रहा है कि मुझे कोई बीमारी ही नहीं है। डॉक्टर नकली मुस्कुराते हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तुम दवाई तो लाई हो ना? यस डॉक्टर, ये कहती हुई वर्षा उसके सामने सारी दवाई रख देती है। दवाई देखकर डॉक्टर के माथे पे पसीने आ जाते हैं। बस और भी होंगे, वो अपने हाथ से दवाई टटोलते हुए बोलता है। वर्षा, नहीं तो बस यही दवाई है। डॉक्टर मन में, इसमें तो वो दवाई है ही नहीं जिससे वर्षा की मौत होगी। मैंने तो वो दवाई दी थी, फिर कहाँ चला गया? पर कोई नहीं, तब नहीं तो अब सही। क्या हुआ डॉक्टर, कोई परेशानी है क्या? वो उसका चेहरा देखते हुए बोलती है, नहीं नहीं, परेशानी नहीं है, बस कुछ दवाइयाँ चेंज करनी पड़ेगी। चूँकि तुम अब ठीक हो रही हो तो दवाइयों की डोज कम करनी पड़ेगी। अब इतनी सारी दवाई नहीं लेनी है, बस ये एक गोली खानी है। ये वही दवाई थी जिससे वर्षा को नुकसान होगा। जाने अनजाने में वर्षा ने फिर से मौत के मुँह में कदम रख दिया था। पहले तो किसी तरह उसकी ज़िंदगी बच गई थी, पर इस बार क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, 2-4 दिन इसी तरह बीत जाते हैं। बीते दिनों में विराट हर रात देर से आता है घर, ये सोच के कि आज कायरा उसका इंतजार नहीं करेगी। पर हर बार कायरा उसे सोफे पर बैठी हुई नजर मिलती है, चाहे वो 1 बजे आए या 2 बजे या 3 बजे। विराट बस खींच के रह जाता है, कोई बात नहीं करता उससे। खाना लगा दूं, बस एक बात कायरा पूछती। नहीं, मैं खाकर आया हूं, बस ये बात विराट बोलता और स्टडी रूम में चला जाता। और कायरा के उठने से पहले ही वो घर से चला जाता। परेशान हो गया था वो। वैसे तो परेशान कायरा भी हो गई थी, अपने लिए नहीं विराट के लिए, कि वो उसकी वजह से दूर रहने लगा है। खाना भी नहीं खाता, नींद भी पूरी नहीं करता और जल्दी चला जाता है। बुझे मन से वो यही सब सोच रही थी, शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई है, शायद सच्चे प्यार मेरी किस्मत में ही नहीं। ये कहती हुई अपनी आंखें बंद कर लेती है। 2 आंसू छलक कर उसके गालों पे आ जाते हैं। काश तुम मेरा प्यार देख पाते, काश तुम मेरी फीलिंग समझ पाते। प्यार तो तुम भी मुझसे करते हो, तो फिर क्यों इजहार नहीं करते? क्यों दूर दूर रहते हो मुझसे? बेबसी से बोलती है। दूसरी तरफ विराट एक जरूरी मीटिंग के लिए एक होटल में जा रहा था। नींद पूरी ना होने की वजह से उसे झपकी आ जाती है। एकदम से उसे तेज नींद का झोंका आता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। गाड़ी सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ से टकरा जाती है।
जाती है। पर तब तक विराट ने खुद पे काबू पा लिया था। उसके पास माथे पर छोटी सी चोट लगती है। उसकी गाड़ी के पीछे उसके मैनेजर की भी गाड़ी थी, जो कि फटाक से उसके मदद के लिए आ जाते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों मैनेजर की गाड़ी से होटल पहुंचते हैं। मैनेजर, सर अभी मीटिंग शुरू होने में टाइम है, तब तक आप थोड़ा फ्रेश हो लीजिए। मीटिंग के लिए होटल का बड़ा सा हॉल बुक था, क्योंकि मीटिंग में फॉरेन से भी कई लोग आए थे। विराट को भी उसकी बात सही लगती है। वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है, पर जाते जाते अपना फोन मैनेजर को देते हुए, मिस्टर मित्तल की जरूरी कॉल आएंगे, पिकअप कर लेना। ओके। जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसका फोन रिंग करता है, जो कि उसके दादा भूपेंद्र का था। मैनेजर फोन उठा लेता है और बातों बातों में उसे सब बात बता देता है। क्या? विराट का एक्सीडेंट? कैसे? तुम दोनों ठीक तो हो ना? चाय देने आई कायरा सब सुन लेती है और खबर सुनते ही चाय का कप उसके हाथों से नीचे गिर जाता है। सर हम सनशाइन होटल में हैं और विराट सर। पर इससे पहले ही कायरा पूरी बात सुने बिना वहां से भाग जाती है होटल सनशाइन की तरफ। पता नहीं उसे देखकर विराट का रिएक्शन क्या होगा। क्या वो समझेगा कायरा के जज्बात को, या इस बार भी कायरा को होनी पड़ेगी विराट के गुस्से का शिकार? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तरफ। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्ते।